नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। कल्पना कीजिए कि दुनिया की सबसे खतरनाक तकनीक परमाणु हथियार के पीछे केवल विज्ञान नहीं बल्कि राजनीति, जासूसी, विश्वासघात और भू राजनीतिक खेल भी छिपे हों। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वह केवल पाकिस्तान, सऊदी अरब या अमेरिका की कहानी नहीं है। यह उस वैश्विक शक्ति संघर्ष की कहानी है जिसमें भारत, चीन, ईरान, इजराइल और पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में शामिल है। यह कहानी शुरू होती है लगभग 2 दशक पहले, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे थे। इस्लामाबाद के ऐवान सदर में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ उनके साथ खड़े थे। दुनिया की नजरें इस यात्रा पर थीं, क्योंकि इससे ठीक पहले बुश भारत की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुके थे और भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की घोषणा कर चुके थे। यह समझौता भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत था, क्योंकि इसके बाद भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार में प्रवेश मिल गया था। भारत यूरेनियम खरीद सकता था, आधुनिक परमाणु रिएक्टर प्राप्त कर सकता था और दशकों पुराने परमाणु अलगाव से बाहर निकल सकता था। लेकिन उसी समय पाकिस्तान के मन में एक सवाल था, अगर भारत को यह विशेष दर्जा मिल सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं? प्रेस वार्ता में जब बुश से यह सवाल पूछा गया तो उनका उत्तर छोटा था, लेकिन उसके भीतर बहुत गहरा संदेश छिपा था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का इतिहास अलग अलग है और अमेरिका की रणनीति इन अंतर को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। यह केवल एक राजनयिक जवाब नहीं था, वास्तव में यह पाकिस्तान के लिए साफ संकेत था कि उसे भारत जैसी परमाणु मान्यता नहीं मिलने वाली। कारण था पाकिस्तान का वह अतीत जिसने दुनिया को हिला दिया था। उस अतीत का नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें पाकिस्तान में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। पाकिस्तान में उन्हें राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन दुनिया के कई देशों के लिए एक ही खान का नाम परमाणु प्रसार के सबसे बड़े नेटवर्क का प्रतीक है। आरोप यह था कि उन्होंने केवल पाकिस्तान के लिए परमाणु कार्यक्रम विकसित नहीं किया, बल्कि लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को भी परमाणु तकनीक, सेंट्रीफ्यूज डिजाइन और संवेदनशील सामग्री उपलब्ध कराई। 1980 और 1990 के दशक में जब दुनिया को लग रहा था कि परमाणु तकनीक पर नियंत्रण मजबूत हो चुका है, उसी दौरान एक गुप्त नेटवर्क काम कर रहा था। यह नेटवर्क यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया तक फैला हुआ था। आरोपों के अनुसार इसी नेटवर्क के माध्यम से ईरान को यूरेनियम संवर्धन तकनीक मिले। यही तकनीक आगे चलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम की नींव बने। उत्तर कोरिया के कार्यक्रम को भी इसी नेटवर्क से लाभ मिलने की बात कही गई। लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी ने जब परमाणु कार्यक्रम छोड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को ऐसे दस्तावेज मिले जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दोस्तों, यहीं पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। दुनिया पूछने लगी कि क्या इतना बड़ा नेटवर्क किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा सकता था? क्या यह संभव है कि एक वैज्ञानिक अकेले ही सैन्य प्रतिष्ठानों, परिवहन नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी तंत्र का उपयोग कर ले? पाकिस्तान की आधिकारिक स्थिति हमेशा यही रही कि एक ही खान ने अकेले काम किया और सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन कई पश्चिमी विश्लेषक इस दावे पर संदेह जताते रहे हैं। यही कारण था जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के साथ अलग अलग व्यवहार किया। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन उसके ऊपर कभी परमाणु तकनीक बेचने या फैलाने का आरोप नहीं लगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर एक ही खान नेटवर्क की छाया हमेशा बनी रही। यही अंतर जॉर्ज बुश के उस संक्षिप्त उत्तर में दिखाई देता था। समय बीतता गया, लेकिन यह कहानी समाप्त नहीं हुई। 21वीं सदी के तीसरे दशक में दुनिया फिर से एक नए परमाणु मोड़ पर पहुंच गई। इस बार केंद्र में था पश्चिम एशिया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की सुरक्षा चिंताएं, अमेरिका की रणनीति और सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे से टकराने लगे। सऊदी अरब लंबे समय से कहता आया है कि यदि ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो वह भी पीछे नहीं रहेगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वर्षों पहले स्पष्ट कहा था कि अगर ईरान परमाणु बम बनाता है तो सऊदी अरब भी ऐसा करने की कोशिश करेगा। यहीं से एक नया समीकरण बनता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुआ नया परमाणु सहयोग समझौता केवल ऊर्जा उत्पादन का विषय नहीं है, इसके पीछे भू राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब चीन के प्रभाव क्षेत्र में पूरी तरह न जाए। पिछले कुछ वर्षों में चीन और सऊदी अरब के संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। तेल व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग ने बीजिंग को खाड़ी क्षेत्र में मजबूत स्थिति दी है। अमेरिका के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि दशकों तक सऊदी अरब उसका सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। इसीलिए कुछ विश्लेषकों का मानना है कि परमाणु सहयोग समझौता केवल ऊर्जा परियोजना नहीं बल्कि एक रणनीतिक सौदा है।
अमेरिका सऊदी अरब को अपने पाले में बनाए रखना चाहता है। बदले में सऊदी अरब से उम्मीद की जाती है कि वह क्षेत्रीय राजनीति में अमेरिका के हितों के अनुरूप कदम उठाएगा और संभवतः इजराइल के साथ संबंध सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, यदि किसी देश को यूरेनियम संवर्धन की क्षमता मिलती है तो वह तकनीकी रूप से भी हथियार ग्रेड सामग्री विकसित करने की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इस प्रकार के समझौतों को लेकर चिंतित रहते हैं। परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार के बीच की दूरी तकनीकी रूप से उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आम लोग समझते हैं। अंतर मुख्यतः राजनीतिक निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और उत्पादन क्षमता का होता है। अब इस पूरी तस्वीर में पाकिस्तान की भूमिका को समझना भी जरूरी है। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र मुस्लिम बहुल देश है जिसके पास घोषित परमाणु हथियार है। लंबे समय से यह धारणा रही है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रस्सा सहयोग बहुत गहरा है। दोनों देशों के सैन्य संबंध दशकों पुराने हैं। पाकिस्तान ने वर्षों तक सऊदी अरब में और सैन्य प्रशिक्षक तैनात किए। आर्थिक संकट के समय सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता दी। यही कारण है कि जब भी सऊदी अरब के संभावित परमाणु कार्यक्रम की चर्चा होती है तो पाकिस्तान का नाम सामने आता है। कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं कि यदि कभी सऊदी अरब को तेजी से परमाणु प्रतिरोधक क्षमता विकसित करनी पड़ी तो पाकिस्तान तकनीकी सहायता दे सकता है। हालांकि इस तरह के दावों का कोई सार्वजनिक और निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी यह संभावना पश्चिमी रणनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी रहती है। पाकिस्तान के कुछ नेताओं के पुराने बयान भी इस बहस को हवा देते रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। विदेशी ऋण, मुद्रास्फीति, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा संकट उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में यदि उसे किसी बड़े रणनीतिक सौदे से आर्थिक लाभ मिलता है तो उसकी विदेशी नीति पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि अमेरिका, चीन, खाड़ी देश और अन्य शक्तियां पाकिस्तान को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने की कोशिश करती हैं। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यह पूरा घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने दशकों की कूटनीति और रणनीतिक धैर्य के बाद वैश्विक परमाणु व्यवस्था में अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत अमेरिका परमाणु समझौते ने भारत को वैश्विक स्तर पर वैध और जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। यदि भविष्य में पाकिस्तान को भी किसी प्रकार का नागरिक परमाणु समझौता मिलता है तो भारत को इसके दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन करना होगा। भारत की चिंता केवल तकनीकी नहीं है बल्कि रणनीति भी होगी। यदि पाकिस्तान को बाहरी स्रोतों से परमाणु ईंधन या रिएक्टर मिलते हैं तो वह अपने घरेलू संसाधनों का बड़ा हिस्सा सैन्य कार्यक्रमों के लिए मुक्त कर सकता है। इसके अलावा उसे अंतर्राष्ट्रीय वैधता भी प्राप्त हो सकती है। यही वह स्थिति है जिसे नई दिल्ली लंबे समय से टालना चाहती है। दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति भी बदलती दुनिया के अनुसार बदल रही है।